सो हेलो फ्यूचर टीचर्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। जैसा कि हम लोगों ने अभी 3 दिन तक हमारे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हुए थे उसके क्वेश्चन आंसर करके समराइज़ किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर इंटेलिजेंस। ठीक है, जो आपकी CGTET सिलेबस का, CGTET बोलता हूँ, जो शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस जो अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके चैप्टर का 3 है। ठीक है, चैप्टर 3 इंटेलिजेंस। तो क्या होता है भाई इंटेलिजेंस? सबसे पहले मेरे को बताओ तो आप लोग। इंटेलिजेंस यदि मैं आप लोगों को एक नॉर्मल लैंग्वेज में पूछूं तो क्या होता है बताइए? इंटेलिजेंस एक क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में एक बच्चा है जो गणित के सवाल बहुत ही आसानी से और तीव्र गति से हल कर पाता है ना? और लेकिन जो है उसकी निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। टूर पे जाना है नहीं जाना है पूछने से वो बता नहीं पाता है ना? कोई अच्छी शायरी लिख लेता है, या फिर कोई बच्चा जो है क्या करता है, किसी खेल में अच्छा है, तो क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? बताओ। या फिर वो इंटेलिजेंट है जो किसी मुश्किल घड़ी में सही फैसला ले सकता हो, या फिर जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो इंटेलिजेंस हैं, या फिर आपके टीचर इंटेलिजेंट कहलाएंगे। क्या इंटेलिजेंट की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? यही हमारा आज का टॉपिक है, हम इसे समझेंगे। ठीक है, तो इंटेलिजेंट जो टॉपिक है, कल हम लोगों ने देखा था कि ये स्टार्ट कर दिया था कि बुद्धि एक कॉमन फैक्टर्स हैं, जो कि इनमें से कौन सा तत्व जो है इंटेलिजेंट की परिभाषा को सेटिस्फाई नहीं करता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये पढ़ते हुए हम लोग थोड़ा जान भी लेंगे कि बुद्धि होती क्या है। ठीक है, तो बुद्धि को जन्मजात और लगभग स्थिर फिक्स्ड माना जाता है। जन्मजात होती है बुद्धि और ये फिक्स्ड होती है। मुख्य जोर अनुवांशिकता पर, जीन्स से निर्धारित होती है। आपकी इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस, आपका इंटेलिजेंस IQ पे नहीं आए हो बेटा, अभी इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, राइट? तो इंटेलिजेंस पे बात कर रहे हैं। तो ये जो है अनुवांशिक हो सकती है, या फिर हो सकता है आपको नेचर्स गिफ्ट, गॉड गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं ना, उसकी इंटेलिजेंट किसको बोलते हैं? जो सही टाइम पे सही निर्णय ले सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट बोलते हैं बेटा। ना कि उसे जो गणित के सवाल हल कर लेता है, या फिर पोइट बना लेता है, या फिर कुछ भी बड़ बातें कर लेता है ना? तो वो इंटेलिजेंट नहीं होता। तो मनोविज्ञान की दृष्टि से, जो साइकोलॉजी की दृष्टि से, है ना, पढ़ाई लिखाई में जो अच्छा हो वही इंटेलिजेंट नहीं कहलाता, है ना? बुद्धि वह क्षमता है जो हमें सीखने में मदद करती है बेटा, है ना? जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करती है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में मदद करती है, जो हमारे पर्यावरण से हमें मिलने के लिए प्रेरित करती है ना? जो अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए जो हमें क्या बोलना चाहिए, यूज करते हैं, वो क्या है? इंटेलिजेंट है। तो कुल मिला के 3 फैक्टर मैंने बताए। सबसे पहले क्या फैक्टर बताया बेटा? बुद्धि वह क्षमता है जिससे हम सीखते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन करते हैं। तीसरा फैक्टर, जिससे हम क्या करते हैं? पर्यावरण के साथ अपना तालमेल बिठाते हैं। ये क्या कहलाएगी? ये होती है बुद्धि। ठीक है, एज पर साइकोलॉजी। ठीक है, फिर देखो क्या लिखा है, बुद्धि का मापन IQ टेस्ट के माध्यम से होता है। मतलब आपकी बुद्धि कितनी है, इसको मापने का जो टेस्ट है वो क्या कहलाता है बेटा? IQ टेस्ट कहलाता है। बुद्धि के बाद मैं आप लोगों के पाऊंगा IQ पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की क्लास में जो है ना, आपको 2 से 3 मार्क्स तो आपके शिक्षक भर्ती में मिल ही जाएंगे यदि आप इस क्लास को प्रॉपर देख लेते हैं तो। ठीक है, स्पेयरमैन का G फैक्टर सामान्य मानसिक क्षमता का एक कारक है। स्पेयरमैन क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। यह दृष्टिकोण बुद्धि को मुख्यतः शैक्षणिक प्रदर्शन से जोड़ता है, राइट? अब देखो इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये रह सकता है
कि यह किसने कहा, मतलब कुछ वैज्ञानिक होंगे जिन्होंने कुछ कुछ बातें बोली होगी, है ना, और उसके बारे में पूछा जाएगा कि ये किसने कहा, है ना। तो देखो, व्यक्ति की समझने, सीखने और तर्क करने की समस्याएं हल करने और अनुभव से सीखने की क्षमता ही क्या कहलाती है बेटा? बुद्धि, है ना। इन्वायरमेंट में अनुकूलन और प्रभावी ढंग से कार्य करने की मानसिक क्षमता, अपने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठा के चलना क्या कहलाता है? बुद्धि कहलाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, अब देखो कुछ बातें हैं, जैसे बिनेट ने क्या बोला, विल्चर ने क्या कहा, देखो, जज वेल, रीजन वेल, एक्ट वेल, इट्स कॉल्ड इंटेलिजेंस। विश्लेषण ने क्या बोला, थिंक रेशनली, एक्ट पर्पसफुली, डील इफेक्टिवली विथ एनवायरमेंट, इज कॉल्ड व्हाट? इंटेलिजेंस। ठीक है, ये बात बोली इन्होंने। अब देखो कुछ बातें हैं जो कि हम लोग को बुद्धि के लिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, जैसे हम देखेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, क्या होता है भाई थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस? कुछ महान साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरी दी इंटेलिजेंस पे, है ना। तो वो क्या कहलाई? थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, पहले ही मैं लिख ले रहा हूं IMP, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है बेटा, पहला सिद्धांत जो है वो क्या कहलाता है? थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का एक कारक सिद्धांत, है ना, वन फैक्टर थ्योरी, ठीक है, या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी। क्या कहलाएगा? एक कारक सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, है ना। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी क्या बोलता है? यूनिफैक्टर थ्योरी बोलता है बेटा, है ना, ये जो है किसने बोला? इसके जो संस्थापक थे, इसको ये भी जान लो तुम लोग, इसके फाउंडर कहां लिखूं? यहां लिखते हैं, चलो जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम यहां लिख लेंगे, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे ये कौन थे बेटा? क्या बोल रहे हो? अल्फ्रेड बाइनेट। अभी देखे ना आप लोग, यहां पे देखो, ये जो बाइनेट थे यही तो है इसके जनक वन फैक्टर थ्योरी के, या फिर इसको क्या बोलते हैं? अल्फ्रेड बिनेट, ठीक है। अल्फ्रेड बिनेट जो है इसके फाउंडर थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सिंपली क्या बोला बेटा? इन्होंने बोला कि भैया एक चीज में यदि कोई बच्चा होशियार है तो वो सारी चीजों में होगा, राइट। एक चीज में बच्चा यदि होशियार है तो क्या कहलाएगा? वो सारी चीजों में होशियार होगा, है ना। इसलिए इस थ्योरी को जो है ना निरंकुशवादी सिद्धांत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निरंकुशवादी, निरंकुशवादी सिद्धांत भी बोला जाता है। याद रहेगा? यस और नो? गुड, ठीक है। पूछ सकता है एग्जाम में। इनकी थ्योरी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन बाकी जो फिलोसोफर आएंगे उनकी
स्टडी के लिए ये इंपॉर्टेंट होगी, है ना। तो एक कारक सिद्धांत क्या बोलता है कि बच्चा यदि किसी एक चीज में, यदि कोई इंसान या कोई बच्चा एक चीज में होशियार है तो वो बाकी चीजों में भी होशियार हो जाएगा। क्या ऐसा होता है कि आपकी क्लास का कोई टॉपर तो है, क्या वो सारी चीजों में टॉपर है? नहीं ना। तो यही बात है। तो इनकी थ्योरी ऐसे ही गलत हो जाती है, आप लोगों ने ही गलत ठहरा दिया उनको, तो है कि नहीं। तो दूसरी थ्योरी क्या आती है बेटा, देखो दूसरी थ्योरी थी क्या, द्विकारक सिद्धांत। ये पहली थ्योरी थी बेटा। दूसरी थ्योरी क्या था, नए नए में लिखे क्या, चलो नए फुल लिखते हैं। सेकंड जो थ्योरी थी वो क्या कहलाई, द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत, ठीक है। टू फैक्टर थ्योरी। थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी क्या बोलती है भाई बेटा, टू फैक्टर थ्योरी जो बोलती है वो बोलती है क्या कि भैया बुद्धि के जो है ना दो तत्व होते हैं। बुद्धि के क्या कितने तत्व होते हैं, बुद्धि के दो तत्व होते हैं। एक होता है जी फैक्टर और दूसरा होता है क्या, एस फैक्टर। एक होता है क्या, जी फैक्टर, एक होता है, दूसरा क्या होता है, जी फैक्टर। अब देखो द्विकारक सिद्धांत नाम से ही समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें दो फैक्टर होंगे। तो कौन से फैक्टर थे, जी फैक्टर और एस फैक्टर। क्या होता है जी फैक्टर एस फैक्टर बताऊंगा, रुको जरा सब्र करो, है ना। तो जी फैक्टर क्या होता है बेटा, ये एक जो है ना जनरल फैक्टर बोलते हैं। जी का जो फुल फॉर्म है ये लिख लो, जनरल। और एस फैक्टर का क्या है, एस मतलब स्पेसिफिक। स्पेसिफिक, ठीक है। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर समझ में आ गया बेटा। इसके जो जनक थे, इसके जो फाउंडर थे, फाउंडर कौन थे बेटा इसके, स्पेयरमैन। स्पेयरमैन का नाम सुने हो बेटा, कौन है स्पेयरमैन। स्पेयरमैन का रैंक मेथड, अरे भाई स्टैटिस्टिक में मत आओ, है ना। इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है बेटा, चार्ल्स स्पेयरमैन। ठीक है। इसके जो स्फीयरमैन, चार्ल्स स्फीयरमैन, इसके कौन थे, फाउंडर थे बेटा, है ना। स्पेयरमैन समझ में नहीं आ रहा वो हिंदी में, तो इसको हिंदी इंग्लिश में भी लिख ले रहा हूं, ठीक है। तो ये कौन थे, फाउंडर्स के चार्ल्स स्पेयरमैन थे, है ना। इन्होंने क्या बोला जी फैक्टर के बारे में, यह जो फैक्टर है जी फैक्टर, ये क्या होता है, ये जन्मजात होता है, वही हेरेडिटी के थ्रू, है ना, अनुवांशिक जन्मजात होता है। मतलब आपकी बुद्धि का जो इंट्रोडक्शन है वो आपके बर्थ के टाइम ही हो जाता है, बोलता है जी फैक्टर। यह क्या होता है, जनरल फैक्टर, जन्मजात होता है और हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है ना। ये क्या बोलता है, कौन बोलता है ये ऐसा, जी फैक्टर जो है
हर इंसान में जन्मजात होता है, और क्या बोला, पर्सन टू पर्सन जो है अलग अलग होता है। ये दो चीज किसने बोली बेटा? जी फैक्टर ने बोली। बोल तो स्पेयर बन रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो दो कारक दिए हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर, तो जी फैक्टर क्या बोल रहा है? ये जो है जन्मजात होती है और पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, अलग अलग टाइप की होती है ना? तो एस फैक्टर क्या बोलता होगा भाई? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक फैक्टर, ये अलग अलग होती है और ये अर्जित की जाती है ना? एस फैक्टर जो है इसे क्या बोल सकते हैं हम? ये अर्जित की जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लता मंगेशकर, अरिजीत सिंह, सिंगर बहुत ज्यादा अच्छे हैं वो, है ना? तो उनके उनके यहां जो है सिंगिंग का एस फैक्टर है बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका सचिन तेंदुलकर, इनको क्या आता है भाई? बहुत अच्छे तरीके से क्रिकेट आता है ना? तो सचिन को अच्छे से क्रिकेट आता है, तो हम क्या बोलेंगे? एज पर द्विकारक सिद्धांत उनको सचिन का जो क्रिकेट का एस फैक्टर एक्टिव है। मतलब एस फैक्टर को जो है हम अपने अभ्यास से बढ़ा सकते हैं। हर इंसान क्रिकेट खेलता है, लेकिन बेस्ट कौन है? सचिन तेंदुलकर है ना? और भी बहुत सारे क्रिकेटर हैं, है कि नहीं? विराट कोहली है। उनमें क्या है? क्रिकेट का एस फैक्टर है। क्लियर है बेटा? जी फैक्टर और एस फैक्टर क्या होता है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आप लोगों के लिए। तो ये क्या था? दूसरा द्विकारक सिद्धांत। ठीक है, फिर चलते हैं तीसरा। अब एक कारक सिद्धांत हो गया, द्विकारक सिद्धांत हो गया, अब क्या बोलोगे? त्रिकारक सिद्धांत? नहीं, त्रिकारक सिद्धांत नहीं, तीन आने के बाद हम बोलते हैं बहुकारक सिद्धांत, है ना? मल्टी फैक्टर थ्योरी। तीसरा क्या है बेटा? बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा इसको? मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, मल्टी फैक्टर थ्योरी क्या बोलता है भाई? मल्टी फैक्टर थ्योरी, इसके जो फाउंडर हैं वो फाउंडर कौन है भाई? चलो ये देख लो पहले, इसके जो फाउंडर हैं वो कौन है भाई? एल थॉर्नडाइक। हाँ, वही बिल्ली वाला थॉर्नडाइक। सही समझ रहे हैं आप लोग? जिसने बिल्ली पे एक प्रयोग किया था। क्या प्रयोग किया था बताऊंगा, ठीक है? थॉर्नडाइक का नाम सुनते ही आप लोगों के माइंड में बिल्ली का प्रयोग याद आ रहा है, तो बहुत अच्छी कंडीशन में है आप लोग, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है आप लोगों की, वेरी गुड। ठीक है, तो भैया बहुकारक सिद्धांत क्या बोलता है? इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो स्पेयरमैन ने जो सिद्धांत दिया था ना, ये जो चार्ल्स स्पेयरमैन ने जो दो कारक सिद्धांत दिया था ना, उन्होंने क्या बोला? जी फैक्टर को पूरा नकार दिया, ये जन्मजात नहीं होता है और पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने अपनी एक अलग थ्योरी दी, और अलग थ्योरी देने पे उन्होंने क्या बोला कि बुद्धि जो है ना कई स्वतंत्र कारकों से बनती है। जो आपकी बुद्धि है ना, वो क्या बनती है? बुद्धि जो है वह स्वतंत्र कारकों से बनती है। ऐसा किसने बोला? बुद्धि जो है
स्वतंत्र कारकों, चलो लिख लेता हूं, से बनती है। ये किसने बोला भाई? थॉर्नडाइक ने बोला। कौन सी ईयर में बोला भाई? 1988 में बोला क्या? पता करके आना कौन सी ईयर में थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया। या तो आप कमेंट कर सकते हैं बेटा, जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं वो, या फिर आप लोग तो बता ही सकते हो। नहीं नहीं, नेट से सर्च नहीं करना है। हाँ बेटा, आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हो और एप्लीकेशन वाले बेटा लोग, आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बताओ, ठीक है, कि बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने कौन से ईयर में दिया था। ये आप लोग बता लोगे, है ना। अब देखो, बहुकारक सिद्धांत का एक और नाम है जिसे आपकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही खुशी से पूछती है। क्या बोला भाई? इन्होंने क्या बोला? इसको एक और नाम क्या बोला उन्होंने? बालू का सिद्धांत। क्या बोला भाई? बालू का सिद्धांत। बालू का सिद्धांत। बालू का सिद्धांत किसे कहते हैं, या फिर बालू का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन आ सकता है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इंटेलिजेंस से। ज्यादा ये लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करते, है ना, इंटेलिजेंस के ऊपर। वो डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं, सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, बालू का सिद्धांत किसने दिया? आप लोगों को बोलना है इसका आंसर, है ना। सैंड थ्योरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सैंड थ्योरी। हो सकता है, मुझे याद आ रहा है जहां तक सीटेट में पूछा भी गया है इसके बारे में, है ना। तो बहुकारक सिद्धांत क्या बोलता है? बुद्धि जो है कई बहुत सारे स्वतंत्र कारकों से बनती है, और वह स्वतंत्र कारक कौन कौन से होते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। 7 फैक्टर्स, जो 7 कारक जो होते हैं, कुछ और कारक भी होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक और नाम से भी जाना जाता है। इसको जो जाना जाता है बेटा, इसको परमाणुवादी सिद्धांत भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? बहुकारक सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत। परमाणुवादी सिद्धांत, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? नोट करते जाएंगे बेटा आप लोग। सर आप तो स्लाइड में पढ़ाते हो, तो आज लिख क्यों रहे हो? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं चाहता हूं कि जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लोग भी मेरे साथ साथ लिखते चलो, ताकि हम सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी समाप्ति की ओर ले जाएं। अभी तो शुरू हुआ है सर, समाप्ति कैसे बहुत अच्छे तरीके से एंड करते हैं यदि हम चैप्टर को, तो उसका जो आउटपुट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? देखो, बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि स्वतंत्र कारकों से बनती है। इसके फाउंडर कौन है? एल थॉर्नडाइक। कौन सी ईयर में? ईयर कौन सा था? ये होमवर्क है आप लोगों का, है ना। कौन सी ईयर में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी? और बालू का सिद्धांत भी बोला जाता है इसको, सैंड थ्योरी के नाम से एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। बालू का सिद्धांत, सैंड, है ना। ऐसा रेत का सिद्धांत किसने दिया? ऐसा जो पहली बार मत सुने रहना, क्लास आए हो, अटेंड की हो तो बिल्कुल अच्छे से अटेंड करना, ठीक है। तो ये हुआ क्या? परमाणुवादी सिद्धांत। क्या कहलाया? हम लोग खत्म कर दिए। पहला हम लोगों ने क्या खत्म किया? एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत। अब हम चाहते हैं बेटा, चौथा कारक जो है वो कौन सा कारक है बेटा? चौथा कारक समूह कारक सिद्धांत। चौथी जो थ्योरी आई वो क्या आई? समूह कारक सिद्धांत। कारक सिद्धांत। क्या बोल रहे हो बेटा? सर बहुत बड़ा बड़ा लिख रहे हो बेटा।
क्लास में जो है ना वहां तक बच्चे बैठे हैं, उनको दिखता नहीं है, सामने आकर बैठो बोलने से बैठते नहीं है। यहां जगह खाली है, यहां क्यों नहीं आ रहे हैं आप लोग? चलिए आ जाइए। हाँ इधर से आइए, इधर से आइए, चलिए। अरे इसको डिस्टर्ब मत करो यार, है ना। इसके जो फाउंडर थे, इसके जो फाउंडर थे ये कौन थे बेटा? लुइस थर्स्टन। इसको फाउंडर कौन थे? लुइस थर्स्टन। ठीक है, इसके फाउंडर कौन थे? लुइस थर्स्टन। समूह कारक सिद्धांत। इन्होंने क्या बोला कि जो बुद्धि है वो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, है ना। प्राइमरी मेंटल थ्योरी या फिर प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे पीएमए मॉडल बोला जाता है, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। ठीक है, पीएमए, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। ठीक है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा इसको? प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला? समूह कारक सिद्धांत क्या बोलता है? हर एक व्यक्ति में कुछ 7 प्रकार के प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होते हैं, है ना। उन 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो होती है उसके बेसिस पे ही हमारा जो क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट ऑफ वर्क डिसाइड होता है। क्या बोला मैंने? जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है उस मेंटल एबिलिटी के बेसिस पे ही डिसाइड होता है कि हम कौन सा कार्य बहुत अच्छी तरीके से करेंगे या कौन सा कार्य हमको दुविधा देगा, है ना बेटा। तो देखो, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो होती है वो क्या होती है? ठीक है, तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी के बारे में बात की तो उन्होंने क्या बताया बेटा? उन्होंने बोला 7 प्रकार की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी होती है। और वो 7 प्रकार की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी क्या होती है बेटा, वो देखने के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हुई है। चलिए हम स्लाइड्स पे आ जाते हैं। अब ये हम देखेंगे, ये भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। देखो, प्राइमरी मेंटल एबिलिटी जो है हमारे दिमाग की 7 प्रमुख क्षमताएं होती है। कैसे? हाँ, तो पहला आता है जो बेटा प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में, वो है वर्बल कंप्रहेंशन। क्या बोला मैंने? वर्बल कंप्रहेंशन। प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में फर्स्ट एबिलिटी क्या है? वर्बल कंप्रहेंशन। याद रखना, ये 7 प्रकार की एबिलिटी हर एक इंसान में पाई जाती है, किसी की में ज्यादा तो किसी की में कम, या फिर कोई कोई एवरेज, है ना। वो आप डिसाइड करेंगे कि आपकी कौन सी एबिलिटी अच्छी है। इस क्लास को पढ़ने के बाद आप ये भी जान पाएंगे कि आप में कौन सी एबिलिटी सबसे ज्यादा अच्छी है, कि आप कौन से टाइप के काम ज्यादा अच्छा कर लेते हैं, या फिर सब में ऑलराउंडर है आप। चलिए पता करते हैं। वर्बल कंप्रहेंशन, शब्दों और भाषा की समझ, किसी भी जानकारी को सुनकर, समझकर और व्यक्त करने की क्षमता। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि
इंस्टाग्राम का कैप्शन पढ़कर आप समझ जाते हैं कि ये क्या चीज के बारे में रील है ना? ये इस पोस्ट का मूड क्या है ना? इंस्टाग्राम का जब आप रील स्क्रॉल करते हैं तो हर कोई बिना कैप्शन के रील तो नहीं डालता है, कैप्शन में लिखा रहता है। उस कैप्शन के बेसिस पे आप जान जाते हैं कि जो पोस्ट करने वाला है वो कौन सी मेंटल स्थिति में दिया है ना? टीचर का इंस्ट्रक्शन सुन रहे हैं बच्चे, कल आप ये होमवर्क करके आएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को एक होमवर्क दिया, क्या होमवर्क दिया बेटा? मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया कि जो एल.एल. थार्नडाइक थे, इन्होंने बहुकारक सिद्धांत किसने दिया, ये मेरे को आप कल पता करके बताएंगे। तो ये क्या था बेटा? ये आपका होमवर्क था। अब कुछ बच्चे जो होंगे वो हो सकता है क्लास के दौरान ही पता कर लिए होंगे, या फिर कुछ बच्चे होंगे जो सोच रहे हैं कि अभी सर का क्लास अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम बाद में जब कुछ खाते पीते रहेंगे तो हम डिस्कस करते हुए पता कर लेंगे। कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि घर जाके यार जब मैं आराम से जब सोऊंगा ना, तो जब सोते वक्त जो पढ़ूंगा वो सपने में भी देखूंगा, फिर मैं पता करूंगा। या फिर कुछ बच्चों को तो क्लास से निकलने के बाद या फिर ये वीडियो ऑफ करने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि कुछ सर ने होमवर्क भी दिया था। तो मल्टीपल फैक्टर्स होंगे। जो बच्चे होमवर्क करके आना है कल, वो समझेंगे तो उनका वर्बल कॉम्प्रिहेंशन जो होता है ना, शब्दों को समझने की क्षमता, वो बहुत अच्छी होगी। मेमोरी भी एक मैटर करता है, आएंगे मेमोरी पे, रुको जरा, है ना? व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ के सॉरी, व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़ के आप अपने फ्रेंड को रिप्लाई करते हैं, तो ये भी क्या है? वर्बल कंप्रहेंशन है बेटा, है कि नहीं? क्या क्या है वर्बल कंप्रहेंशन, समझ में आ रहा है? यूट्यूब का वीडियो जो है, टाइटल और डिस्क्रिप्शन देख के आप समझ जाते हैं, है ना, कि वीडियो जो है किस बारे में है। ये भी वर्बल कंप्रहेंशन है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं बेटा। अब देखो, कुछ बच्चों में ये फैक्टर्स जो है ज्यादा होते हैं, कुछ बच्चों में ये फैक्टर कम होते हैं, है ना? ज्यादा होते हैं या कम होते हैं, ये चीज हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं बाकी चीजों के बारे में। दूसरा होता है बेटा प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में वर्ड फ्लुएंसी, तेजी से शब्द उत्पन्न करना, कम समय में अधिक से अधिक शब्द सोचने और बोलने की क्षमता। जैसे एक होता है ना टंग ट्विस्टर, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई 10 बार बोल के बताओ, ऐसा आप लोग खेलते होगे, है ना? तो ये सारी चीजें जो है टंग ट्विस्टर, जो वर्ड फ्लुएंसी जिसकी होती है ना, वो ज्यादा अच्छा कर पाता है उसको, है ना? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, जैसे कि अंताक्षरी में तेजी से गाना रिकॉल करना, है ना, तेजी से गाने के बोल देना। जैसे मैं बोलूंगा एम से शुरू होने वाले 10 ब्रांड के नाम बताओ, बता लोगे? मिंत्रा, M&M, मैकडॉनल्ड्स, हैं, मोटोरोला, ये सारी चीजें। तो इस प्रकार से आप लोग को रिकॉल करना जो बहुत बेहतरीन तरीके से, ए से शुरू होने वाले जो है ए से शुरू होने फ्रूट्स के नाम बताओ, बोलने से वो बच्चे फटाक से बता लेते हैं, जिनकी वर्ड फ्लुएंसी बहुत अच्छी होती है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल के लिए इंस्टाग्राम का रील का जो कैप्शन यदि आप पढ़ ले रहे हैं और मूड ऑफ लिखा हुआ है, लिविंग माई बेस्ट लाइफ लिख रहे हैं, है ना, तो ये सारी कैप्शंस जो आप लिख रहे हैं वो आपकी वर्ड फ्लुएंसी को दर्शाता है। गर्ल्स जो इंस्टाग्राम में पोस्ट करती हैं, वो अपने कैप्शन, कुछ गर्ल्स जो है अपने कैप्शन खुद लिखती हैं, या फिर कुछ आज की डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गया है, तो मुझे मेरा मूड जो है, मेरी मम्मी से झगड़ी हो गई है और जो है मैं अपना एक रील डालना चाहती हूँ, तो मुझे एक कैप्शन दो। या फिर ऐसा हो सकता है मुझे आज टीचर ने बहुत जोर से डांटा है, तो उनको दिखाने के लिए मुझे एक कैप्शन बताओ जिसको मैं अपने रील में पोस्ट कर सकूं। ऐसी ऐसी रील्स तो डाल रहे हैं आजकल, कैप्शन एआई से पूछ रहे हैं, एआई भी भला क्या करे, यूज करने वालों के लिए बहुत अच्छा, गलत यूज करने वालों के लिए बेकार, है कि नहीं? तो वर्ड फ्लुएंसी किसकी ज्यादा होती है बेटा? जो बच्चे अच्छे से कैप्शन लिख रहे हैं उसकी वर्ड फ्लुएंसी हम ज्यादा बोलेंगे, है ना? 30 सेकंड में फूड आइटम्स के नाम बताओ बोलने से पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, सारी चीजें ऐसे बोलते जाओगे
30 सेकंड में 30 फूड आइटम्स के नाम बताओ, यदि मैं क्वेश्चन पूछता हूँ और आप लोग फटाफट 30 सेकंड में बता लेते हो, तो आप लोगों की जो है ना वर्ड फ्लुएंसी बहुत अच्छी होगी, बोला जाएगा। ये सारी जो एग्जाम्पल है वो मन घड़त नहीं बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है बेटा। अब आता है बेटा न्यूमेरिकल एबिलिटी। देखो अबैकस की बच्ची है, देखो कुछ गणना कर रही है। गणना और संख्यात्मक क्षमता, संख्याओं को समझने, गणना करने और समस्याएं हल करने की क्षमता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल 50% में 50% ऑफ। यदि आप मॉल जाते हैं और आप लोग जब सिटी सेंटर या कोई भी जोरा मॉल कहीं भी जाते हैं, 50% प्लस 50% ऑफ लिखा रहता है, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या 100% डिस्काउंट? 50 प्लस 50 इज इक्वल टू 100% डिस्काउंट? क्या आप ये समझेंगे? तो बेटा आप बिल्कुल गलत है। न्यूमेरिकल एबिलिटी 0 है, क्योंकि 50% प्लस 50% मतलब होता है क्या? यदि कोई वस्तु 100 रुपए में मिल रही है और 100 रुपए का उसका टोटल एमआरपी है, तो टोटल एमआरपी में 50% पर 50% डिस्काउंट बोला जा रहा है, तो आप क्या बोलोगे, क्या समझोगे? वो बच्चा जिसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होगी, या फिर जिसने कुछ प्रैक्टिस किए होंगे, या फिर जिसने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा मैथमेटिक्स का, वो जरूर बता लेगा। कैसे? वो मानेगा, माना एमआरपी जो है 100 रुपए थी और उसमें 50% ऑफ, मतलब 50%, 100 रुपए का 50% कितना होता है? 50 रुपए। 50 रुपए तो ऑफ हो रहा है, लेकिन अब उस 50% जो आया, 50 रुपए जो आया, उसमें हम 50% और ऐड कर रहे हैं। मतलब वो जो दूसरा 50% है ना, वो 100 रुपए के 50% निकालने के बाद जो 50% आया है, उसका 50% को डिनोट कर रहा है। मतलब 50 का 50% कितना होता है? 25% या 25 रुपए, सॉरी। तो टोटल डिस्काउंट कितना हो रहा है? 50 प्लस 25, 75 रुपीज का ऑफ है। मतलब वो वस्तु जो 100 रुपए की है, वो आपको 25 रुपए में मिल रही है। ऐसा कौन सोच सकता है? ऐसा वही बच्चा सोच सकता है जिसकी न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी होगी। और न्यूमेरिकल एबिलिटी अच्छी कैसे होगी बेटा? प्रैक्टिस, है ना। इन्होंने जो क्षमताएं बताई है, वो सारी क्षमताएं आप प्रैक्टिस से अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर बेटर कंडीशन में ला सकते हैं। क्लियर है? या फिर गेम्स के पॉइंट कैलकुलेट करना, है ना। या फिर क्या होता है, जैसे इंस्टाग्राम के फॉलोअर ग्रोथ हो रहे हैं, 1000 थे फॉलोअर, कल जल्दी ही आप लोगों ने कमेंट और रिपोस्ट कर दिया तो 1500 फॉलोअर हो गए। ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो यदि आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल चीजों से खेल रहे हैं, डील कर रहे हैं, कितना प्रतिशत डिस्काउंट हो गए अपने आप से मुखाग्र बता रहे हैं, तो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी बहुत अच्छी है। चौथा आता है बेटा स्पाइटल विजुअलाइजेशन, आकृतियों और स्थान की कल्पना। आकृतियों, चित्रों और स्थान को मन में देखने और समझने की क्षमता, ये क्या कहलाती है? आपकी स्पाइटल, आकृतियों की कल्पना की एबिलिटी होती है, स्पाइटल विजुअलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल स्पाइटल विजुअलाइजेशन जो है ना, उन बच्चों में आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो बच्चे BGMI खेलते हैं, खेलते हो ना BGMI? नहीं, मैं नहीं खेलता हूं। BGMI में फॉर एग्जाम्पल के लिए वो मैप देख के पता कर रहे हैं कि कौन सा लोकेशन कहाँ है, या फिर कहाँ पे एनिमी, आपका दुश्मन वहां पे खड़ा है, या आप मैप देख के आइडेंटिफाई कर ले रहे हो, तो आपका क्या है? स्पाइटल विजुअलाइजेशन इंप्रूव हो रहा है ना। माइनक्राफ्ट में आप 3D बिल्डिंग बना रहे हो। माइनक्राफ्ट एक गेम है ना, बहुत महंगा गेम है बोलते हैं, लेकिन पायरेसी में सब कोई डाउनलोड कर लेता है ना। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, रूम में फर्नीचर अरेंज कैसे करना है ना। रूम में फर्नीचर कैसे होगा, कहां पे आपका बेडरूम होना चाहिए, कहां पे आपका डाइनिंग टेबल होना चाहिए, कहां पे आप जो है किचन रखना चाहेंगे, ये सारी चीजें किसकी सबसे बेस्ट होगी? इंजीनियर की। तो याद रखना, इंजीनियर वही इंसान बनेगा जिसकी स्पाइटल विजुअलाइजेशन की पावर, जो एबिलिटी है, वो ज्यादा अच्छी होगी। जिस इंसान की स्पाइटल विजुअलाइजेशन की शक्ति जो है, एबिलिटी जिसको बोलते हैं, वो अच्छी नहीं होगी, तो वो क्या होगा बेटा? वो इंजीनियर या फिर
ग्राफिक डिजाइनर हो गया या फिर जो फैशन डिजाइनिंग होते हैं, वो जो एक्स्ट्रा जो वर्क करते हैं वो लोग, उनकी कौन सी एबिलिटी उनकी सबसे ज्यादा होती है? स्पाइटल विजुअलाइजेशन की। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर देखो पांचवा आता है मेमोरी, याद रखने और रिकॉल करने की क्षमता, जानकारी को याद रखना और आवश्यक समझने पर याद आना। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका कोई दोस्त है और आप आपके दोस्त के बर्थडे के जस्ट 5-6 दिन में आप 5-6 दिन पहले रिकॉल कर लेते हो कि हाँ यार उसका बर्थडे आने वाला है, 22 नवंबर को उसका बर्थडे है, मेरे को उसको विश करना है ना, 14 सितंबर को उसका बर्थडे है, मेरे भाई को विश करना है। तो ये सारी चीजें जो रिकॉल करने की क्षमता है वो क्या है? आपकी मेमोरी को दर्शाती है। आप जो भी पढ़ते हैं, रटते हैं, एग्जाम में जाके लिखते हैं, ये आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है। क्या हर बच्चा से एज इट इज कॉपी करके आ जाता है क्या एग्जाम में? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ वही इंसान लोग करते हैं जिनको आप रट्टू तोता बोलते हैं। जो रट्टू तोता जिनको आप बोलते हैं और एक्चुअल में वो रट लेते हैं, उनकी बेटा मेमोरी एबिलिटी जो है ना वो इनहेंस रहती है। और ये सारी एबिलिटी नेचुरली आती है या फिर प्रैक्टिस से आती है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो ये क्या हुआ बेटा आपका मेमोरी का, मेमोरी एबिलिटी, इसको एसोसिएट मेमोरी बोल सकते हैं, याद रखने की जो पावर है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बताया था कि 3 अगस्त सोमवार से आप लोगों की क्लास लगने वाली है। बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, लेकिन 3 अगस्त को 10 में से सिर्फ और सिर्फ 8 बच्चे आए, 2 बच्चे नहीं आए। तो वो क्या हुआ? उनकी मेमोरी उतनी अच्छी नहीं है, वो भूल गए, या फिर हो सकता है किसी कारण से नहीं आए होंगे, अगले दिन आ जाएंगे, है ना। एग्जाम में फॉर्मूलाज जो होते हैं उसको याद रखना, ये भी आपकी मेमोरी एबिलिटी के बेसिस पे डिपेंड करता है ना। आप कहीं टेढ़े मेढ़े रास्ते में जा रहे हैं और आपको रास्ता याद है तो आपकी मेमोरी एबिलिटी अच्छी है। सर लेकिन ये तो सबको आता है। हाँ बेटा, ये तो सबको आता है। मैंने कब बोला कि ये सिर्फ एक इंसान को आता है? मैं तो बोलना ये चाह रहा हूं आप लोगों को, अब बोल भी यही रहा हूं कि ये जो फैक्टर्स है ना, ये जो एबिलिटीज हैं, ये हर इंसान में पाए जाते हैं, लेकिन किसी में ज्यादा, किसी में कम, या फिर किसी में एवरेज। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड। या फिर जैसे कुछ गूगल पासवर्ड हो गया, इंस्टाग्राम पासवर्ड हो गया, उसको याद रख रहे हैं आप लोग, है ना। बहुत सारे लोग तो सारी चीज से सारी पासवर्ड सब में अलग अलग रख देते हैं, या फिर कुछ लोग अल्फाबेट को अलग अलग रख लेते हैं। तो याद करने की जो क्षमता है, और फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम का एक पासवर्ड रखा है और पासवर्ड आप भूल चुके, नया मोबाइल लिए इंस्टाग्राम लॉगिन ही नहीं कर पा रहे, फॉरगेट पासवर्ड करना पड़ रहा है, समझ लेना मेमोरी एबिलिटी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। आपको लिख के रखना पड़ेगा, लिख के भी रखोगे तो भी दिक्कत है, चोरी हो सकती है आईडी, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मेमोरी एबिलिटी समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? यस्टर जो फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल याद आ रहा है मुझे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर पे कोई रील देखते हैं, वो रील आपको अच्छी लग जाती है, आप बैक हो जाते हैं, मम्मी आ जाती है, तो फिर आप कॉलेज आते हैं, स्कूल आते हैं, फिर बताते हैं यार मैंने एक रील देखा था जिसमें एक बच्चा जो है ना मोबाइल चला रहा था, उसकी मम्मी आती है, मोबाइल ले जाती है तो दूसरा मोबाइल निकाल लेता है। आपको याद है? मेमोरी है। क्लियर है यहां तक? फिर देखो छठवां, प्रिसिपेचुअल स्पीड। ये भी एक क्षमता है बेटा, तेजी से विश्लेषण पहचानना, है ना, दृश्य जानकारी को जल्दी समझना और सही पहचान करना। ठीक है, दृश्य सामग्री को सही पहचानना क्या होता है बेटा? तेजी से डिटेल को ढूंढ पाना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप लोगों ने एक गेम खेला होगा, या फिर गेम खेला होगा जिसमें आप देखते होंगे कि क्या बोलते हैं, 2 पिक्चर होते हैं जिनमें कुछ थोड़ा थोड़ा सिमिलैरिटी होता है, कुछ कुछ डिफरेंस होता है। दो पिक्चर्स में अंतर पहचानो वाला गेम हो गया, है ना। तो 2 पिक्चर में अंतर पहचानने वाला गेम जो है उसमें क्या हो रहा है बेटा? उसमें जो है आपका प्रिसिपेचुअल स्पीड की बात चल रही है।
तेजी से विश्लेषण कर पाना। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने दो कंपनियों की रिपोर्ट्स निकाले, दो कंपनियों की रिपोर्ट्स को आप एनालिसिस करके उनके डिफरेंस क्या क्या है, उनकी कमियां क्या क्या है, ये फटाफट निकाल ले रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है बेटा, प्रिसिपिचुअल स्पीड कहलाता है। ये प्रिसिपिचुअल स्पीड एबिलिटीज कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए इंस्टाग्राम फीड में जो है आपका क्या बोलना चाहिए, स्पेसिफिक फ्रेंड की पोस्ट पहचान ले रहे हैं आपने उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन ऐसा पोस्ट जो है हाँ भाई, क्या बता रहा था मैं, प्रिसिपिचुअल स्पीड बता रहा था मैं, है ना। टाइपिंग करते टाइम आपकी जो है स्पेलिंग मिस्टेक जो है क्विकली कैच हो जा रही है ना। आप सामने मैं कुछ लिख रहा हूं, आप लोगों को स्पेलिंग मिस्टेक याद आ जा रहा है, तो वो सारी चीजें आपकी प्रिसिपिचुअल स्पीड अच्छी है, विश्लेषण करने की क्षमता अच्छी है, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि देखो, प्रिसिपिचुअल स्पीड में मैंने लिखा ABCDEFGHIJKLMNA। अब मुझे बताओ इसमें कितने ए हैं। जो बच्चों की प्रिसिपिचुअल स्पीड अच्छी होगी वो क्या करेंगे, वो अचानक फटाक से गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 ए। ये प्रिसिपिचुअल स्पीड वाले बच्चे न्यूमेरिक, जो आपके एग्जाम में रीजनिंग आता है ना, उसमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फाइंड द वर्ड्स या फिर कितने ए हैं। ये सारी एबिलिटी जो है आप क्या कर सकते हैं, ये सारी एबिलिटी आप अर्जित कर सकते हैं। और जो बच्चे के दिमाग इंटेलिजेंस पर बात हो रही है ना, जिनका इंटेलिजेंट लेवल हाई रहता है, वो बच्चे इसे फटाक से सॉल्व कर लेते हैं। कुछ बच्चों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर सातवां है बेटा इंडक्टिव रीजनिंग, विशिष्ट तथ्यों से सामान्य नियम निकालना, दिए गए तथ्यों से निष्कर्ष निकालने और सही निर्णय लेने की क्षमता, है ना। जो भी निष्कर्ष आपने देखा, कोई टॉपिक देखा, कोई मूवी देखी, कैसी लगी मूवी, अच्छी थी मूवी, है ना, लेकिन फाइनली जो है एक क्रेज होता है ना, वो इस बार अच्छा नहीं था, है ना। फॉर एग्जाम्पल जो अभी 31 जुलाई को एक मूवी आई, आप लोग ने देखने गए, फिर क्या बोला, हाँ यार बहुत अच्छी मूवी थी, है ना। तो ये सारी चीजें हैं बेटा। अब आता है क्या, आपका इंडक्टिव रीजनिंग वाला बात, है ना। अब इसमें नंबर सीरीज क्या क्या होते हैं, नंबर्स इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, रीजनिंग वर्ड आ गया, इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग इसमें क्या होता है, 2 4 6 8 10 12, क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है 2 का पहाड़ा रिपीट हो रहा है, वही आना चाहिए, है ना। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हर मंडे को मैथ्स का टेस्ट होता है आप लोगों का, ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे को भी टेस्ट होगा, है कि नहीं, तो प्रिपेयर कर लेता हूं। ये सारी बातें जो है बेटा आपकी इंडक्टिव रीजनिंग है। फॉर एग्जांपल के लिए इस मंडे को हम लोगों ने टेस्ट रखा, फिर आपने क्या सोचा, आपने सोचा यार 2 बार से देख लिया है मैंने कि हर मंडे जो है मेरा टेस्ट हो रहा है, हो सकता है तीसरे मंडे को भी टेस्ट हो जाए और पढ़ाई स्टार्ट कर दी, ये आपकी क्या है, इंडक्टिव रीजनिंग है बेटा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसने बताई, ये सारी चीजें जो बताई है ना, 7 प्राइमरी फैक्टर्स, वो किसने बताया, थर्नस्टन ने बताया। किसमें बताया बेटा, समूह कारक का सिद्धांत में बताया, है ना। अभी तक हम लोगों ने कितने कॉन्सेप्ट कर लिया, यूनिफैक्टर थ्योरी, है ना। चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, यूनिफैक्टर थ्योरी, दूसरा क्या आप देखा, 2 फैक्टर थ्योरी, तीसरा क्या देखा,
मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी। चौथा क्या देखा बेटा? चौथा क्या देखा हम लोगों ने? ग्रुप फैक्टर थ्योरी देखा, है ना? ग्रुप फैक्टर थ्योरी देखा, है ना? तो कुल मिला के हम लोगों ने 4 थ्योरी देखे। इस ग्रुप फैक्टर थ्योरी में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी देखा। अब हम लोगों ने थर्नस्टन में ये चीज पढ़ा, ये जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है ना, जिसने जो किसने दिया? थर्नस्टन ने दिया। इसने क्या बोला था? इसने जो दो 2 फैक्टर थ्योरी थे ना, जी फैक्टर और एस फैक्टर, तो उन्होंने बोला जो थर्नस्टन का जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी थी, वो जो है वो बेटा क्या थी? वो आपकी एस फैक्टर को डिनोट करी, है ना? उन्होंने सबसे पहले क्या बोला थर्नस्टन ने बोला कि जो जी फैक्टर है ना, उनको पहले नकार दिया। थर्नस्टन ने क्या किया? थर्नस्टन ने सबसे पहले उसने क्या किया? उसने जो है ना जी फैक्टर को नकार दिया। ये जो मैं कलर वाले पेन यूज कर रहा हूं वो तुमको दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख तो रहा है भाई तुम लोगों को। ठीक है, वेरी गुड, दिख तो रहा है तुम लोगों को। ठीक है, अब देखो, थर्नस्टन ने जी फैक्टर को पहले नकार दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने खुद ही रियलाइज हुआ, नहीं यार, जी फैक्टर भी मैटर करता है। जी फैक्टर जो है एक, जैसा हम लोगों ने देखा था, है ना? जी फैक्टर में क्या देखा था बेटा हम लोगों ने? जी फैक्टर में देखा था हम लोगों ने कि ये जो जन्मजात होती है और हर व्यक्ति में अलग अलग होती है, ये थर्नस्टन ने अपनी थ्योरी देते बारे में नहीं दिया था। लेकिन जब थर्नस्टन ने 7 पीएमए मॉडल दिया और 7 पीएमए मॉडल्स पे ये फाइंड आउट हुआ कि हर इंसान की जो 7 एबिलिटी है वो अलग अलग होती है। डिफरेंस बस इतना है कि किसी में ज्यादा होती है तो किसी में कम होती है, या फिर किसी में एवरेज होती है। ठीक है, 7 पीएमए मॉडल में। तो कई बार क्वेश्चन जो है ना 2 फैक्टर थ्योरी या ग्रुप फैक्टर थ्योरी में डिफरेंस क्या होता है या फिर सिमिलरिटी क्या होती है, ये पूछा जाता है। तो उनका जो एस फैक्टर है ना 2 फैक्टर थ्योरी में, जो एस फैक्टर जिसको हम सीख सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर में जो है एस फैक्टर, क्रिकेट का एस फैक्टर बोला था मैंने। हाँ, तो सचिन तेंदुलकर में जो है ना वो कौन सी एबिलिटी होगी बेटा? वो जो है ये वाली थ्योरी, प्रिस्पेचुअल स्पीड, तेजी से विश्लेषण पहुंचाना, है ना? और उसकी न्यूमेरिक एबिलिटी की अच्छी थोड़ी होगी। सचिन तेंदुलकर की कौन सी एबिलिटी अच्छी होगी? ये भी बेटा होमवर्क है, पढ़ के आना। ठीक है, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो बच्चे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और एप्लीकेशन वाले बच्चे क्या बोल रहे हो भाई तुम लोग? सर मैं कल बताऊंगा, देख ले इसको, देख ले, एप्लीकेशन में बैठा है, घर में मोबाइल रखा है, उसके बावजूद भी बोल रहा है कल बताऊंगा। कमेंट नहीं कर सकता? क्लियर है यहां तक? चलो, ये सारी चीजें हो गई बेटा। अब एक और थ्योरी आई, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, है ना? ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे हार्वर्ड गार्डनर का
बहुबुद्धि सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत जो है बेटा, वो कब आई? इसका जो डेट है, वो जो हार्वर्ड गार्डनर थे उन्होंने 1988 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फाउंडर ऑफ द थीसिस है ना, कौन थे? हार्वर्ड गार्डनर थे। इन्होंने क्या बोला? बुद्धि केवल एक तत्व नहीं है ना। इन्होंने क्या बोला भाई? हार्वर्ड गार्डनर ने अलग से नाम मेंशन नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुबुद्धि सिद्धांत के साथ मैंने हार्वर्ड गार्डनर लिख दिया, इसलिए वहां पे मेंशन नहीं किया, वहां पे ईयर मेंशन कर दिया। ठीक है। इन्होंने क्या बोला बेटा? इन्होंने बोला कि बुद्धि केवल एक तत्व नहीं है, बुद्धि के जो है एक तत्व नहीं होते, है ना। क्या बोला इन्होंने? बुद्धि केवल एक तत्व नहीं है, नहीं है। क्या बोला इन्होंने? बुद्धि केवल एक तत्व नहीं है बोला इन्होंने। तो कितने तत्व हैं भाई? बुद्धि के इन्होंने 8 तत्व बताए। इन्होंने क्या बोला? बुद्धि जो है हमारी, वो 8 तत्वों से मिलकर बनी है। 8 तत्व बताए। जैसे इंसानी शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, वैसे ही बुद्धि जो है 8 तत्वों से मिलकर बनी होती है बोला इन्होंने। किसने बोला भाई? ये हार्वर्ड गार्डनर ने बोला। ठीक है। तो पहला जो बुद्धि उन्होंने बताया, पहला तत्व बुद्धि का, वो बताया भाषाई बुद्धि। चलो साइड से लिख रहा हूं। ठीक है। यहां पे अपन क्या करते हैं ना, इसको डिवाइड कर लेते हैं अपने बोर्ड को। ऐसा नहीं, ये कलर का नहीं चाहिए मुझे, ये कलर का चाहिए। ठीक है। चलो हाँ, बैठ। ठीक है। तो पहला क्या था बेटा? भाषाई बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। भाषाई बुद्धि, बुद्धि नहीं लिख रहा हूं, लिंग्विस्टिक। ठीक है। जिस इंसान की लिंग्विस्टिक बुद्धि अच्छी होती है, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? जिस इंसान की लिंग्विस्टिक बुद्धि अच्छी होती है, वो कैसा होता है बेटा? वो इंसान जो है क्या बनता है? कवि, लेखक, या फिर और क्या बनता है? वकील बनता है। जैसे कोर्ट कचहरी में बहुत ज्यादा बोलने की बात होती है कि नहीं? तो बोलने की बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वकील की बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, तभी तो वो अदालत में टोपी पहना देते हैं। मतलब कि टोपी पहना देते हैं मतलब इन द सेंस बहुत अच्छी तरीके से बात कर सकते हैं, झूठ को भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना, है ना, कि सामने वालों को ना पता चले, या सच को बहुत ही अच्छे तरीके से रखना, है ना। ये क्या होता है बेटा? वकील, कवि, लेखक, है कि नहीं बेटा? ये सारी चीजें हैं। तो भाषाई बुद्धि होती है। ठीक है। दूसरा होता है बेटा तार्किक गणनीय बुद्धि। तार्किक
गणनीय बुद्धि। क्या होता है? तार्किक गणनीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लॉजिकल मैथमेटिक्स। ठीक है, तो तार्किक गणनीय बुद्धि, जिस इंसान की तार्किक गणनीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिक्स की जो तत्व है वो ज्यादा अच्छा होता है, तो या तो वो क्या बनेगा? वैज्ञानिक बनेगा, या फिर क्या बनेगा? डॉक्टर बनेगा, या फिर क्या बनेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकता है, क्योंकि उसकी लॉजिकल मैथमेटिक्स की ज्यादा गणना अच्छी होगी, है ना। इंजीनियर भी इसी में आएंगे बेटा, है कि नहीं। फिर तीसरा आता है स्पाइटल। स्पाइटल मतलब स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि इन द सेंस, लिख लेते हैं, स्पार्टल, स्थानिक बुद्धि। जिस इंसान की स्थानिक बुद्धि अच्छी होती है वो क्या में अच्छा होता है बेटा? वो जो है चित्रकार हो सकता है, या मूर्तिकार हो सकता है, या आर्किटेक्ट हो सकता है। चित्रकार होगा या आर्किटेक्ट होगा, है ना। स्थानिक बुद्धि जिसकी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तीसरा हो गया। फिर आता है बेटा क्या? चौथा आता है बेटा शारीरिक गति संवेदी। चौथी बुद्धि क्या आती है? शारीरिक गति संवेदी, शारीरिक गति संवेदी, है ना। शारीरिक गति, बॉडी काइनेस्थेटिक बोल सकते हैं, है ना। शारीरिक गति संवेदी, जिस इंसान की शारीरिक गति संवेदी वाली बुद्धि अच्छी होगी वो क्या बनेगा? वो बनेगा एथलीट, या क्या बनेगा? डांसर, या क्या बनेगा? स्टंटमैन। ठीक है, ये आ गया कौन सी? चौथी, शारीरिक गति संवेदी तत्व। क्या बोला? बुद्धि। बुद्धि 8 तत्वों से मिलकर बना होता है। वो 8 तत्व क्या है वो हम पढ़ रहे हैं। पहला कौन सा तत्व है? भाषाई फैक्टर है। दूसरा क्या है? तार्किक गणनीय बुद्धि है। तीसरा क्या है? स्थानिक बुद्धि है। चौथा क्या है? शारीरिक गति संवेदी बुद्धि है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं बेटा। अब शारीरिक गति संवेदी बुद्धि पढ़ने के बाद फिर आता है संगीतज्ञ, सिंगर, संगीतज्ञ। जिसका ये फैक्टर एक्टिव रहेगा वो क्या बनेगा? वो गायक बनेगा। नाम से ही स्पष्ट है आप लोगों की, है ना। उसको जो है टोन निकालने में ज्यादा आसानी होगी, है ना। टोन में ज्यादा आसानी से वो निकाल सकता है टोन। ठीक है, फिर क्या आता है बेटा आपका? व्यक्तिपरक। व्यक्तिपरक, व्यक्तिपरक या
व्यक्तिपरक इन द सेंस क्या बोलना चाहिए उसको, इंटरपर्सनल। यहां से इंपॉर्टेंट आ गया भैया, इंटरपर्सनल। व्यक्तिपरक तत्व क्या होता है बेटा, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। व्यक्तिपरक तत्व क्या होता है, जो कि दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। क्या होता है ये, दूसरों की भावनाओं को समझने वाले। जिनकी ये वाली व्यक्तिपरक फैक्टर अच्छी होती है ना, वो कौन बनता है, वो या तो शिक्षक बनते हैं, या फिर काउंसलर बनते हैं, या फिर क्या बनते हैं, अच्छे नेता बनते हैं, है ना। ये सारी चीजें बनते हैं। तो कुल मिला के अभी हम लोग क्या क्या देखा, भाषाई बुद्धि, तार्किक गणनीय बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। देखो क्या क्या देखा हम लोगों ने, भाषाई बुद्धि देखा, तार्किक गणनीय बुद्धि देखा, स्थानिक बुद्धि देखा, शारीरिक गतिविधि वाली बुद्धि देखा, संगीतज्ञ तत्व देखा, व्यक्तिपरक तत्व देखा। अब हम देखेंगे कि छठवां और सातवां को मैं तुम लोगों को अलग से बताना चाह रहा हूं। छठवां और सातवां को जो है ना, मैं अलग तरीके से बताना चाह रहा हूं, क्योंकि ये दोनों जो है सीधा एग्जाम में आते हैं यार, बहुत ही बढ़िया तरीके से। पहला क्या है, छठवां, व्यक्तिपरक। व्यक्तिपरक। इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल। एक होता है सातवां, अंतः व्यक्ति। ये अंतर व्यक्ति भी बोल सकते हैं इसको, अब अंतर व्यक्ति भी बोलते हैं इसको। और सातवां आता है आपका अंतः व्यक्ति। अंतः व्यक्ति परक, या क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल, है ना। एक क्या होता है अंतर व्यक्ति, दूसरा क्या होता है अंतः व्यक्ति परक। तो अंतर व्यक्ति परक क्या होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरपर्सनल। अंतर व्यक्ति क्या बोलते हैं, इंट्रापर्सनल। जिनकी बुद्धि अंतर व्यक्ति वाला होता है वो क्या बनते हैं, नेता, शिक्षक, या क्या बनेंगे, काउंसलर बनेंगे, जो दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, है ना। ऐसा बोला जाता है और ऐसा है भी, है कि नहीं। अंतः व्यक्तिक मतलब ये कौन बनता है बेटा, सबसे पहले ये जान लो, दार्शनिक, फिलोसोफर, जिनकी बातें आप पढ़ रहे हो, दार्शनिक या धार्मिक गुरु,
गुरु। ये बनते हैं बेटा, कौन बनता है ये अंतः व्यक्तिक वाले बनते हैं, है ना, जो क्या होता है, जो एक्चुअल में खुद की भावनाओं को समझते हैं। वो समझते हैं। खुद ज्यादा ही बड़ा हो गया क्या खुद, चलो ठीक है। खुद की भावनाओं को समझते हैं, वो कौन कहलाते हैं? क्वेश्चन आता है बेटा सीटेट, सीजीटेट या फिर शिक्षक भर्ती में, खुद की भावनाओं को समझने वाले कहलाते हैं इंट्रापर्सनल, दूसरों की भावनाओं को समझने वाले कहलाते हैं इंटरपर्सनल। को समझने वाले, ठीक है। तो ये 7 फैक्टर हम लोगों ने देखा। अब 7 फैक्टर के बाद आखिरी फैक्टर है बेटा, वो क्या है? प्रकृतिवादी फैक्टर। 8वां फैक्टर क्या है? प्रकृतिवादी फैक्टर या प्रकृतिवादी तत्व। प्रकृतिवादी तत्व वाले क्या बनते हैं? किसान, नेचुरल लवर्स, है ना, वनस्पति शास्त्री, तो कुल मिला के हम लोगों ने 8 फैक्टर्स जाना। वो 8 फैक्टर्स किसके थे? हावर्ड गार्डनर्स के मल्टीपल फैक्टर थ्योरी के सिद्धांत के 8 फैक्टर्स थे, जिसकी शुरुआत हम लोगों ने कहां से की थी? एक बार देख लो तो, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, जो कौन सी ईयर में आया? 1988 में आया। इन्होंने क्या बोला? बुद्धि केवल एक तत्व नहीं है, यह 8 तत्वों का समामेलन है ना। जिसमें पहला फैक्टर क्या था? भाषाई फैक्टर था, तार्किक गणनीय फैक्टर था, स्थानीय फैक्टर था, स्थानिक बुद्धि। फिर चौथा क्या था? शारीरिक गतिविधि, गति संवेदी। 5वां क्या था? संगीतज्ञ फैक्टर था, व्यक्तिपरक फैक्टर था। फिर 7वां क्या था? 6वां व्यक्तिपरक था, 7वां अंतर व्यक्तिपरक था, है ना। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंट्रा आ की मात्रा, खुद की, आ मतलब कि खुद की, है ना। फॉर एग्जाम्पल इंटर और इंटर में कंफ्यूज होते होगे, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। जैसे जीएसटी जो होता है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी सुना होगा। एक होता है आईजीएसटी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सीजीएसटी जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, एसजीएसटी का जो पैसा है वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है बेटा, और जो आईजीएसटी का पैसा है वो कौन लेती है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लेते हैं। तो जो आईजीएसटी है ना, वो कब लगता है किसी सेलर में? जब दूसरे जगह से इंट्रापर्सनल, है ना, इंटर क्या बोलना चाहिए? इंटर सेल होता है, इंटर स्टेट सेल होता है। तो कब लगता है आईजीएसटी? जब इंटर स्टेट मतलब अपने स्टेट से बाहर। तो इसलिए यहां पे इंटर का मतलब हुआ जो दूसरों की भावनाओं को समझने वाले क्या कहलाते हैं? इंटरपर्सनल व्यक्ति या इंटरपर्सनल तत्व वाले, बुद्धि वाले व्यक्ति। जिसमें कौन कौन आता है? जिसमें नेता आते हैं, शिक्षक आते हैं, काउंसलर आते हैं, या फिर जो भी लोग जो दूसरों की भावनाओं को समझते हैं वो आते हैं। अंतः व्यक्ति, इंट्रापर्सनल, दार्शनिक, धर्मगुरु, है ना, ये सब आते हैं। जो खुद की भावना इंट्रा
इंट्रा स्टेट सेल सुना ही होगा। इंट्रा स्टेट सेल मतलब खुद के राज्य में सेल करना। तो ये क्या है, अंतः व्यक्ति खुद की भावनाओं को समझने वाले। क्लियर बेटा। फिर आठवां क्या था, आठवां था प्रकृतिवादी, है ना। प्रकृतिवादी क्या थे, किसान, वनस्पति शास्त्री, ये सब बनते हैं, है ना। नेचुरलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक पर्संस जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, प्रकृतिवादी। ठीक है। तो और भी चीजें डिस्कस करनी थी, है ना, लेकिन समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी के जो फैक्टर्स हैं, बाकी की जो थ्योरी है इंटेलिजेंस से रिलेटेड, वो हम कल अपनी क्लास में कवर करेंगे, मतलब मंडे को। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली क्लास के साथ। थैंक यू।